A very good morning to all of you. Hopefully you enjoyed your summer break and you did your studies also, and we continue with our lectures. We have already started the animal physiology and we have done digestive system, respiratory system. These complete 2 chapters we have already done. Okay, and moving ahead, today I will tell you about body fluids and their circulation. Clear? So what are body fluid and how their circulation occurs? आपने लोअर क्लासेस में बेटा पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है जो मेन सर्कुलेशन का काम करता है ना. तो बॉडी फ्लूइड्स और भी बहुत सारे हैं हमारी बॉडी में. सो वी हैव टू डिस्कस वन बाय वन. ओके, so what are the body fluid? Body fluids are the medium through which the transport in body occur, that are called as body fluid. On an average अगर हम बात करें बेटा 70 kg अगर किसी पर्सन का वेट है तो 60% उसकी बॉडी के अंदर वाटर है. Are you getting my point? So when we talk about this, that the 70 kg weight person means 42 liter of water is present in the body. Are you getting? And in case of women, the fat is more, so they have less water as compared to men, because men has less fat, so they have the more water. So increase the percentage of the fat, decrease the percentage of water. So when we talk about the type of the body fluid, we have 2 type of body fluid. One is intracellular fluid and extracellular fluid. Now we have to discuss what are intracellular fluid and what are extracellular fluid. हाँ जी बेटा, अब हमने देखना है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या है और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड क्या है. बेटा जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है मींस दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द इंडिविजुअल सेल. ओके, अब इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं. इसकी सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल द थिंग्स विच आर प्रेजेंट, बट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज सेम इन ऑल द सेल्स. समझ आ रही है आपको ये बात? इवन ये जो कंसंट्रेशन है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट की, इट इज़ रिमार्केबली सिमिलर इन ऑल द ऑर्गेनिज्म, whether it is a virus, microorganism or it is a human. Are you getting? So the composition is similar. Then we have the intracellular fluid. पोटाशियम, ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. पोटाशियम एक प्रिंसिपल कैटायन है इंट्रासेलुलर फ्लूइड का, और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट आयन, मैग्नीशियम आयन, सल्फेट आयन और प्रोटीन. They all are present in the significant amount in the intracellular fluid. और जो सोडियम और क्लोराइड हैं, they are present in very less amount. तो आपने ये बात बहुत ध्यान से पढ़नी है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर पोटाशियम आयन प्रेजेंट हैं. आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड का चीफ कैटायन कौन सा है, पोटाशियम, और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का चीफ कौन सा कैटायन है, सोडियम. ओके, ये 2 बातें आपने ज़रूर याद रखनी है. फिर आता है हमारे पास बेटा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमारे पास बहुत तरह के हैं. इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो इन बिटवीन द सेल्स प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड. जो ब्लड में प्रेजेंट है, दैट इज़ ब्लड प्लाज्मा, दैट इज़ कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो है. देन लिम्फ प्लाज्मा विच इज़ प्रेजेंट इन द लिम्फ. Then cerebrospinal fluid. What is cerebrospinal fluid? The fluid which is present in the ventricles of the brain. Okay. Then intraocular fluid which is present in the eye. eye के अंदर आपने पढ़ा होगा एक्वस चैम्बर है, विट्रस चैम्बर है, और उसके अंदर एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट हैं, and that is called as intraocular fluid. Then we have the serous fluid which is present in the pericardial, means जैसे आपने पढ़ा था, अगर आपको प्लूरल फ्लूइड का पता होगा, याद है आपने लंग्स के बाहर 2 मेम्ब्रेन पढ़ी थी, और उन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस था उसके अंदर प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट था. प्लूरल फ्लूइड है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ सीरस फ्लूइड. देन वी हैव सिनोवियल फ्लूइड. सिनोवियल फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, सिनोवियल जॉइंट्स के अंदर. वो हम अभी पढ़ेंगे सिनोवियल जॉइंट्स कहाँ प्रेजेंट हैं. उसके बाद
digestive fluid, the digestive juices which are secreted by digestive system, that form the digestive fluid. Then fluid in the urinary tract, यानी कि जो यूरिनरी ट्रैक के अंदर फ्लूइड है दैट इज आल्सो द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. ठीक है बेटा. अब इम्पॉर्टेंट बात क्या आती है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर चीफ कैटायन कौन सा है, दैट इज द सोडियम. सोडियम एंड क्लोराइड दे आर प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. हाउएवर द पोटाशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सल्फेट आयन दे आर प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट. ओके, तो ये दो बातें आपको याद रहेंगी. इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर पोटाशियम है मेन, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर क्या मेन है, सोडियम. ओके, फिर एक और कैटेगरी आती है दैट इज ट्रांससेलुलर फ्लूइड. ट्रांससेलुलर फ्लूइड जैसे जो हमने स्पेसिफिक फ्लूइड पढ़े थे, जैसे कि सिनोवियल फ्लूइड है या फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, राइट. तो ये जो स्पेशल इंट्राओक्यूलर फ्लूइड है, दीज ऑल आर द ट्रांससेलुलर फ्लूइड and these fluid they are present relatively less amount. Are you getting my point? तो these are very important. तो आपको क्या समझ आया, हम बॉडी फ्लूइड की बात करें तो वी हैव इंट्रासेलुलर फ्लूइड, वी हैव एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड वी हैव ट्रांससेलुलर फ्लूइड. क्लियर. तो हमने ये अलग अलग कैटेगरीज इसके अंदर पढ़ी हैं, इंट्रा, एक्स्ट्रा एंड ट्रांससेलुलर फ्लूइड. हाँ जी बेटा, अब हमें देखना है about the blood. We will talk here. We have already discussed about the different type of the body fluids, intracellular and extracellular fluids. एक extracellular fluid है that is the blood. It's a mobile connective tissue. देखो बेटा, हर एक वर्ड के ऊपर क्वेश्चन है तो आपने बहुत ध्यान से सुननी है हर बात को, because everything is important here. So extracellular fluid है because it is present outside the cells. एंड इट्स सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको, इट्स अ मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू. जब आप टिश्यूज़ वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अंदर आप पढ़ोगे कि ये मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट करता है. ठीक है बेटा. और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इट इज़ मेड अप ऑफ मेनली टू थिंग्स. वन इज़ द प्लाज्मा एंड सेकेंड इज़ द फॉर्म्ड एलिमेंट. फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब ब्लड कार्पसल. ब्लड कार्पसल्स मतलब RBC एंड WBC, यानी कि रेड ब्लड कार्पसल्स एंड वाइट ब्लड कार्पसल्स. ओके, एंड इट्स अ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, स्लाइटली एल्केलाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एंड इट्स pH इज 7.4. तो मैंने आपको क्या बताया कि ब्लड के अंदर दो चीज़ें हैं, क्या, प्लाज्मा, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, ब्लड कार्पसल्स. तो पहला हम प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करेंगे. प्लाज्मा क्या है, इट्स व्हेन वी टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ द प्लाज्मा, इट्स स्लाइटली एल्केलाइन इन नेचर एंड इट्स अ नॉन लिविंग इंटरसेलुलर सब्सटेंस and it form the 55% of the blood. यानी कि ब्लड का जो मेन कंपोनेंट है दैट इज़ द प्लाज्मा. ठीक है, समझ आ रही है ये बात. और अगर हम ब्लड के अमाउंट की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो इफ़ अ पर्सन वेट्स 70 kg देन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड अप्रॉक्सीमेटली इज़ 5.5 लीटर. ये बात याद रखनी है आपने. फिर बात आती है, अगर हम प्लाज्मा, दो चीज़ें थी ब्लड के अंदर, एक प्लाज्मा और एक हमने क्या पढ़ा, ब्लड कार्पसल्स. तो पहला है प्लाज्मा. प्लाज्मा के अंदर क्या क्या है, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा. सबसे पहले जो प्लाज्मा का मेन कंपोनेंट है, यानी कि प्लाज्मा का 92% दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द वाटर. तो वाटर इज़ अ मेन कंपोनेंट, ओनली 8% दैट इज़ अ सॉलिड सब्सटेंसेस. ओके, then we have the minerals like the sodium, calcium, magnesium, bicarbonate and chloride ion. These all are the minerals which are found in the plasma. Okay, then we have the nutrients like glucose, amino acid, they are also present in the blood plasma. Then protein, 6 to 8% of the plasma that form protein. अब इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी. हर एक प्रोटीन जो कि इसमें प्रेजेंट है दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जैसे आप पढ़ोगे कि सबसे पहला जो प्रोटीन है दैट इज़ एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन क्या है, हमारे जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑस्मोटिक बैलेंस. तो इसी में ही इसके फंक्शंस भी हैं. ठीक है, तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस हमारी बॉडी में मेंटेन करने में हेल्प करता है. देन ग्लोबुलिन. ग्लोबुलिन्स क्या है, ये वो प्रोटीन है जो हमारी बॉडी को डिफेंस, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इसकी भी आप डिटेल पढ़ोगे. यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है,
जो हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो हमारी बॉडी को एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, ग्लोबुलिन। ओके, देन वी हैव फाइब्रिनोजन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बेटा, जैसे ही आपको कभी कोई इंजरी हुई तो आपने एक ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही इंजरी होती है थोड़ी देर बाद ब्लड अपने आप क्लॉट कर जाता है। द रीज़न बिहाइंड इज दैट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिनोजन दैट इज अ प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग। अलॉन्ग विद द क्लॉटिंग फैक्टर द फाइब्रिनोजन प्रोटीन फॉर्म द नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर एट द प्लेस ऑफ इंजरी एंड दैट इज कॉल्ड एज क्लॉट। आपने ऑब्जर्व किया ना, आपके जहाँ चोट लगती है वहाँ पे क्लॉट सा बन जाता है, खून रुक जाता है वहाँ एकदम से, है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज ब्लड क्लॉट। ओके, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द फाइब्रिनोजन प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। ओके, देन वी हैव डिफेंस कंपाउंड, यानी कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे डिफेंस कंपाउंड हैं जो हमारी बॉडी को बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस से बचाते हैं। जैसे पहला तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स ही हैं जो आपकी बॉडी पे अगर कोई भी फॉरेन अटैक करेगी ऑर्गेनिज्म तो उसे एनगल्फ कर जाएंगे। ओके, या है लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया को मारता है। प्रोपर्डिन, इट्स अ लार्ज प्रोटीन दैट ऑल्सो एक्ट एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, तो इस तरीके से जो प्लाज्मा के अंदर डिफेंस कंपाउंड भी प्रेजेंट हैं। फिर आते हैं जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सारे एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस कहाँ प्रेजेंट हैं, प्लाज्मा के अंदर। देन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इन द डिजॉल्व्ड फॉर्म दे आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। देन एंटीकोगुलेंट दैट इज हेपेरिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता। आर यू गेटिंग कि ब्लड जो है कंटिन्यू अगर जम जाएगा तो मर जाएंगे हम। तो दैट एंटीकोगुलेंट इज हेपेरिन एंड दैट इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। ओके, देन हार्मोन, जो आपने हार्मोन सुने होंगे कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं बाय द डिफरेंट ग्लैंड एंड दैट हार्मोन्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। Then vitamins and enzyme, different vitamins and enzymes are also found in the plasma. And then the plasma without the clotting factor is called serum. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट यू मस्ट नो कि अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर याद है आपको, जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, इफ वी विल टेक आउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स फ्रॉम द प्लाज्मा देन द कलरलेस फ्लूइड that is left, that is called serum. Okay, so this is all about the blood. That blood composed of two main things, one is the plasma, one is the blood corpuscle. And what is the plasma? Plasma क्या है, blood का major component है। 55% of blood जो है that is formed of the plasma. Okay, so what are the composition of the plasma? That I have told you that these are the different things which are present in the blood plasma. Yes beta, now we have to compile the functions of the plasma protein. I have earlier told you when we were doing the composition that functions are also discussed. So very first important function, प्रिवेंशन ऑफ द ब्लड लॉस की, क्योंकि आपने पढ़ा इसके अंदर फाइब्रिनोजन प्रेजेंट है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो, इट हेल्प टू फॉर्म द ब्लड क्लॉट एंड दैट प्रिवेंट द ब्लड लॉस। सेकेंड, रिटेंशन ऑफ द फ्लूइड इन द बॉडी। आपको बताया मैंने कि ब्लड के अंदर फ्लूइड को रिटेन करने के लिए इट हैज़ द albumins and globulins which help in the retention of fluid, means it maintain the osmotic balance. Okay, then body immunity, immunoglobulins which are present in the blood plasma that provide the body immunity by releasing antibodies. Okay, और फिर हमने immunoglobulins के बारे में पढ़ा भी, वो किस तरीके से immunity provide करते हैं। Then pH maintenance means it act as a buffer, it neutralize the acid and bases. Then transport of certain material जैसे thyroxine है that bind to the albumin for its transport. Likewise it help in the transport of many material. Distribution of heat, that plasma it help in the even distribution of heat in the body. Then certain proteins that are present in the plasma also act as the enzyme. ठीक है बेटा, तो ये था हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट कि ब्लड है और ब्लड की दो पार्ट्स हैं, वन इज द प्लाज्मा एंड वन इज द ब्लड कार्पसल। तो फर्स्ट पार्ट वी हैव डन दैट व्हाट इज द प्लाज्मा एंड व्हाट इज इट्स
function, what are its important function. Now I will take up in detail about the formed element that are the corpuscles. Okay, yes beta, now we will take up the second part of the blood, that is the formed element. I told you about the plasma हमने पूरा डिस्कस किया. Now what are the formed element. formed element में बेटा आपके पास तीन चीज़ें हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट. जो रेड ब्लड सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उन्हें कहते हैं ल्यूकोसाइट, और जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं दैट आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स. ओके, तो अब हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात आती है, पहला हम पॉइंट पढ़ते हैं रेड ब्लड सेल्स का. अब टोटल अमाउंट ऑफ द आरबीसी दैट इज प्रेजेंट पर मिलीमीटर ऑफ द ब्लड, दैट इज कॉल्ड एज टोटल काउंट ऑफ आरबीसी. एंड इसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज अराउंड 5 मिलियन आरबीसी per cubic millimeter of the blood in case of male, and in case of female it is about 4.5 million per cubic millimeter of the blood. Okay, तो ये है इसका अमाउंट, दैट इज टोटल काउंट ऑफ आरबीसी कितना प्रेजेंट है मेल और फीमेल में. ये सारी इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए. फिर आता है अगर इसमें हीमोग्लोबिन की शॉर्टेज हो जाए तो दैट इज लेड्स टू द एनीमिया. आपने कई बार सुना होगा कि हैमरेज की वजह से या सम अदर रीजंस की वजह से ब्लड की कमी हो जाती है. एक्चुअली ब्लड की नहीं, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, एंड दैट लेड्स टू द एनीमिया. ये कॉमन वर्ड है जो आप लोग सुनते हो, गर्ल्स में अक्सर ये पाया जाता है एनीमिया, है ना. तो उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये सारी टर्म्स इंपॉर्टेंट है बेटा. पॉलीसाइथीमिया क्या है, एबनॉर्मल राइज इन द आरबीसी काउंट. नॉर्मल से कहीं ज़्यादा आरबीसी का कंटेंट बढ़ जाना दैट इज कॉल्ड एज द पॉलीसाइथीमिया. अब क्या होता है, ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इज मोर, so number of RBC that will keep on increasing. And why? Because to provide the continuous supply of the oxygen. Okay, but when there is abnormal increase, that is called polycythemia. Then if there is a decrease in the RBC, that is called erythrocytopenia. ये टर्म्स आपने याद रखनी है क्योंकि बार बार ये रिपीट होंगी. पॉलीसाइथीमिया बढ़ जाना, एरिथ्रोसाइटोपिनिया दैट इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी. ओके, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाएगी क्योंकि आरबीसी के अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट हैज़ द हीमोग्लोबिन. ओके, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल. And if RBC count is less, then hemoglobin ultimately it will lead to the shortage of the oxygen. क्योंकि आपने ब्रीदिंग के चैप्टर में पढ़ा कि जो हीमोग्लोबिन है दैट कैरी द ऑक्सीजन, राइट. फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक हार्मोन है एरिथ्रोपोएटिन. दिस हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट विच स्टिमुलेट द या कंट्रोल द formation of RBCs. Okay, so this is the hormone that is erythropoietin that led to the formation of the erythrocytes. Clear? Then when we talk about the shape of the RBC, they are generally biconcave. Here you can see the structure, that is here you can see the side view and its surface view. It is circular in outline and it is enucleated, means it doesn't have the nucleus. Okay, and when we talk about the size, it is 7 to 8 micrometer in diameter and 1 to 2 micrometer at the thickness of the rim. It is thick. Okay, and when it is kept separate RBCs, they are yellow in color, and when they are kept in the bulk, means they are viewed in bulk, they appear to be red. Now why this red color is? The red color of RBC is due to hemoglobin, and you know what is hemoglobin? It consists of two parts, one is heme and another is globin. Heme, it's a non-proteinaceous part which consists of the 4 iron molecules that bind to the 4 oxygen molecule. Okay, and globin, that is a proteinaceous part. Okay, so hemoglobin is something very important. Okay, then when we talk about the structure of the RBC, its cytoplasm does not have any organelle, no nucleus at all, no organelle is there in the cell. The cytoplasm is completely filled with the hemoglobin. Why? To increase its efficiency. Even जो इसकी shape है इस तरीके की biconcave, that also provide more area. And another thing that no organelle, no nucleus, तो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया के अंदर क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन. और हीमोग्लोबिन क्या होगा? That will carry the oxygen. Okay, जो इसका मेन रोल है.
जब हम बात करते हैं इसके अमाउंट की, क्वांटिटी की, तो यूजुअली 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर 12 से 17 या 16 ग्राम HB होता है। आप कहते हो ना HB मेरा 8 ग्राम है, 10 ग्राम है। अब 12 से कम वाले यानी कि एनीमिक हो गए, उनके अंदर HB क्या है, कम है। और 12 से 16 या 17 दैट्स अ नॉर्मल वैल्यू इन द ह्यूमन बीइंग। ओके, अब कुछ और टर्म्स आती हैं बेटा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ RBC क्या कहते हैं, दैट इज एरिथ्रोपोइसिस। द फॉर्मेशन ऑफ RBC यानी कि RBC का बनना क्या कहलाता है, एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, अब जब हमारी बॉडी के अंदर जो किस प्लेस पे RBC बनते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप पढ़ोगे अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में RBC बनती हैं यॉर्क सैक में। ओके, फिर जैसे जैसे एम्ब्रियो बड़ा होता है तो लेटर एम्ब्रियोनिक लाइफ में बनती हैं लिवर और स्प्लीन के अंदर। फिर बर्थ यानी कि जब बेबी पैदा हो गया उसके बाद लिवर और स्प्लीन में नहीं, कहाँ बनेंगे RBC, बोन मैरो में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके नीट के पेपर के लिए। किसी भी पेपर में आप बैठोगे तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में कहाँ होती है, पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ में कहाँ फॉर्मेशन होती है, या बर्थ ऑनवर्ड्स जो RBC की फॉर्मेशन कहाँ होती है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ RBC, दैट इज 120 डेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरली पूछा जाएगा आपसे कि RBC, WBC इन सब का लाइफ स्पैन क्या है। तो आपको क्लियर हुआ व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ द RBC, दैट इज द 120 डेज। क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने इसके अंदर पढ़े हैं कि RBCs क्या हैं और इनकी शेप क्या है, कलर क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, या इससे रिलेटेड जो मैंने आपको टर्म्स हाईलाइट की हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एरिथ्रोपोइटिन क्या है, एरिथ्रोसाइटोपिनिया क्या है, एरिथ्रोपोइसिस क्या है। दीज टर्म्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, हाँ जी बेटा, नाउ एट लास्ट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द RBC। वी हैव इन डिटेल स्टडीड अबाउट द डिफरेंट टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू द RBC, its formation, increase, decrease, everything we have studied in detail. Now what are the function? Very important that transport of oxygen in breathing chapter आपने पूरा पढ़ा है कि किस तरीके से जब ऑक्सीजन ज्वाइन कर जाती है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व आपने पढ़ी थी। तो उसमें क्या है, ये जो ऑक्सीजन है ये ज्वाइन करेगी हीमोग्लोबिन के साथ और क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर ट्रांसपोर्ट होता है इस फॉर्म में। इसी तरीके से आपने जब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट पढ़ा तब आपने पढ़ा कि ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है। एक आपने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ ज्वाइन करके कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट बनाता है ना। तो वो सब क्या थे, कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है, और जो RBCs हैं दैट आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। ओके, देन जो ब्लड है दिस दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल in the maintenance of the pH, means how it help in the maintenance of pH. It act as a acid base buffer, means it cause the maintain, reduce the or manage the acidity or alkalinity. Okay, नेक्स्ट आता है ESR। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, आपने काफ़ी बार क्लिनिकल टेस्ट्स के अंदर ये सुना होगा, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। दोबारा सुनिए, इट इज़ एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी कि व्हेन द ब्लड having the anticoagulant oxalate is allowed to stand in a vertical tube, then the RBC they start settle down, and the rate at which the RBC or erythrocytes settle down that is called एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी कि किस स्पीड से जो एरिथ्रोसाइट्स हैं वो सेटल डाउन हो रहे हैं नीचे at the lower end of the vertical tube, that is called as ESR. These are very important in diagnosing the presence of any disease causing agent. Why and how? क्योंकि हमें पता है नॉर्मल कंडीशन में जैसे मैन के अंदर जो इसका ESR का रेट है that is 0 to 5 mm in first hour, and in case of women it is 0 to 7 mm in first hour. तो अगर इससे हमारी वैल्यू डिफरेंट आती है means there is presence of some disease causing organism or something is there which is responsible for different value of ESR. समझ आया आपको कि ESR क्या है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट।
So it is very important. Now what is Rolex? When the RBCs in the resting condition, when they get piled one over the another, then it is called as a Rolex. आप देख रहे हैं कि RBC किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर एग्रीगेट करके ज्वाइन अप होकर RBC पाइल्ड अप हो जाती हैं एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ Rolex. तो आपने अभी इसका ब्लड का पहला पार्ट पढ़ा है, दैट इज एरिथ्रोसाइट. नाउ आई विल टेक अप द ल्यूकोसाइट्स, या जिसे हम कहते हैं वाइट ब्लड कार्पसल्स. ओके, हाँ जी बेटा, अब है हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द ल्यूकोसाइट्स. पहले हमने क्या पढ़ा? एरिथ्रोसाइट. अब हम क्या पढ़ रहे हैं? ल्यूकोसाइट, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स. अब वही बात है कि दे डोंट हैव द हीमोग्लोबिन. जैसे आरबीसी को आपने क्या कहा था? राइट, दैट इज रेड ब्लड सेल. इसको हम क्या कहते हैं? वाइट ब्लड सेल. क्यों? क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन था, इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है एंड इट इज कलरलेस. ओके, then the total amount of the WBC per microliter of the blood, that is called as the total leukocyte count, and its value is approximately 6000 to 8000 millimeter cube of the blood, and the number of the WBC is less as compared to RBC. Its ratio is 1:600. getting, यानी कि 600 RBC हैं तो 1 WBC. ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देन देर इज ए राइज इन द WBC काउंट, दैट इज कॉल्ड एज अ ल्यूकोसाइटोसिस. ठीक है, मतलब एकदम से WBC का जो अमाउंट है वो बढ़ जाना, काउंट जो है उसका बढ़ जाना, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइटोसिस. ठीक है, अब ये किस केस में होता है? एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में. यानी हमारी बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया है, डिवाइड कर रहा है, तो हमारी बॉडी का TLC मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ जाएगा. समझ आई? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ जाएगा. आपने सुना होगा जब आपको कभी फीवर होता है तो डॉक्टर आपको क्या कहते हैं? TLC कराओ, है ना, कहते हैं ना. तो TLC का मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कि टोटल अमाउंट देखा जाए ब्लड के अंदर WBC का कितना है. और DLC का मतलब क्या है? यानी कि हमें ये देखना है मोनोसाइट्स ज़्यादा हैं, बेसोफिल ज़्यादा हैं या न्यूट्रोफिल. यानी WBC का डिटेल, दैट इज BLC, दैट इज TLC टोटल ल्यूकोसाइट. डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट मीन्स जो डिटेल ल्यूकोसाइट हमें पता चल जाएगा कि कौन सा जो उसके अंदर ल्यूकोसाइट है ज़्यादा है. फिर आता है हमारे पास ल्यूकीमिया, यानी कि जब एबनॉर्मली ब्लड के अंदर WBC बढ़ जाए, जिसको हम कहते हैं ब्लड कैंसर. ओके, दैट इज एबनॉर्मल इंक्रीज इज कॉल्ड ल्यूकीमिया. फिर आता है जब WBC का कंटेंट काउंट जो है वो कम हो जाए ज़रूरत से ज़्यादा, दैट इज कॉल्ड एज अ ल्यूकोपीनिया. ओके, जैसे हमने वहाँ पढ़ा था ना एरिथ्रोसाइटोपीनिया RBC के केस में, तो WBC के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? ल्यूकोपीनिया. ओके, जब हम शेप की बात करते हैं, जनरली राउंड और इरेगुलर इन शेप, दे कैन चेंज देयर शेप. इवन एक इम्पॉर्टेंट बात बताएं आपको WBC के बारे में, they can squeeze out from the blood capillaries into the tissue fluid, means they can come out from the blood capillaries and into the tissue, and this is phenomena is called as diapedesis. This is very important. Okay, then size 12 to 20 micrometer, and when we talk about the color, they are colorless. Okay, why they are colorless? Because they don't have the hemoglobin in it. Okay, अब आता है हमारे पास इसका टाइप, यानी कि WBC की टाइप्स हैं फर्दर. एक है ए ग्रैन्युलोसाइट और एक है ग्रैन्युलोसाइट. ए ग्रैन्युलोसाइट यानी कि जब साइटोप्लाज्म के अंदर कोई ग्रैन्यूल्स नहीं हैं, और ग्रैन्युलोसाइट जब उसके अंदर ग्रैन्यूल्स हैं. और माइक्रोस्कोप के नीचे हम बड़ा इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं ग्रैन्युलोसाइट को और ए ग्रैन्युलोसाइट को. ओके, सो नाउ वी विल हैव द डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ टाइप्स ऑफ WBC. Yes beta, this chart is very important. You should draw this chart in your copies like this only, because this will solve your most of the questions that are related to the today's lecture related to WBC, that is leukocytes. Okay,
फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट दैट इज कॉल्ड ल्यूकोपोइसिस या ल्यूकोसाइटोसिस। एंड जैसे हमने आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज पढ़ा था, द लाइफ स्पैन ऑफ WBC इज 4 to 8 hours. Okay, now let's have the types of the leukocyte. I told you earlier also 2 type of leukocytes, that is ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है बेटा, अब ए ग्रेन्युलोसाइट जिनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल नहीं है, और ग्रेन्युलोसाइट कौन है जिनके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, यानी कि इस तरह के कोर्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है इन द साइटोप्लाज्म। ओके बेटा, अब आता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का साइज स्मॉल है, पर इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो राउंडेड है और बड़ा है, लार्ज राउंडेड न्यूक्लियस है। दे आर नॉन मोटाइल, नॉन फैगोसिटिक। नॉन फैगोसिटिक मीन्स एनगल्फ नहीं करते। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है, ये एग्जाम्पल है किसके, लिम्फोसाइट के। बी का मतलब बर्सल लिम्फोइडल टिश्यू, टी का मतलब थाइमस। ठीक है, तो ये इसके अंदर बी बोन मैरो एंड टी फॉर द थाइमस। ओके, मीन्स जहाँ पे ये लिम्फोसाइट डिफ्रेंशिएट करते हैं, दैट इज बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। देन 20 to 25% ऑफ टोटल लिम्फोसाइट का लिम्फोसाइट बनाते हैं और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। आप आगे जब नेक्स्ट क्लास में होंगे तब आपको पता चलेगा कि लिम्फोसाइट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो एंटीबॉडीज़ रिलीज करते हैं, एंड दैट आर बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट विच एक्ट एज द इम्यूनिटी, मीन्स दैट प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू आवर बॉडी। ठीक है, फिर आता है मोनोसाइट। मोनोसाइट का साइज सबसे बड़ा है इन सारे इनमें से, और इसका जो न्यूक्लियस है वो बीन शेप है, और समटाइम ये इस शेप में है, समटाइम्स ये इरेगुलर भी होता है, अमीबॉइड शेप में भी होता है। क्या, मोनोसाइट्स। ओके, देन दे आर फैगोसिटिक इन एक्शन एंड 2 to 10% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट दे फॉर्म द मोनोसाइट। तो ये दो कैटेगरीज जो बेटा मैंने आपको बताई, दे आर ए ग्रेन्युलोसाइट। ओके, देन कम टू द ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में हमारे पास 3 तरह की सेल्स हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। देखो ये किस चीज़ पे है, पहली बात तो ग्रेन्युलोसाइट्स कौन से होते हैं, जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, ग्रेन्यूल्स हैं। इओसिनोफिल्स कौन है, दैट टेक अप, पहली बात तो इन तीनों के न्यूक्लियस में डिफरेंस है। कैसे, जो इओसिनोफिल्स हैं उसका न्यूक्लियस 2 लोब्ड है, बेसोफिल्स का न्यूक्लियस 3 लोब्ड है, और जो मैनी लोब्ड न्यूक्लियस है दैट इज ऑफ द न्यूट्रोफिल्स। ओके, फिर अब यहाँ पे जो कोर्स ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं साइटोप्लाज्म में, दे टेक अप द एसिडिक स्टेन। इन बेसोफिल्स दे टेक अप द बेसिक स्टेन। However, here the granules they get stained weakly with both acidic and the basic stain, इसीलिए इसको क्या कहा गया, न्यूट्रोफिल। फिर eosinophils they are non-phagocytic, no number increase during the allergic conditions like asthma। आप पढ़ोगे आगे जाके इसके बारे में भी कि जब एक पर्सन अस्थमैटिक है then there means that is allergic to the particular thing, तो उस केस में eosinophils का नंबर एकदम बढ़ जाता है। ठीक है, एंड इट फॉर्म 2 to 3% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट्स। ओके, बेसोफिल्स में दे आर स्टेन्ड बाय द बेसिक स्टेन। ठीक है, और न्यूक्लियस कितना है, 3 लोब्ड। क्या सिक्रीट करते हैं, सेरोटोनिन, हेपेरिन एंड हिस्टामाइन, एंड दे फॉर्म 0 to 1% ऑफ टोटल लिम्फोसाइट्स। ओके, ल्यूकोसाइट्स। देन न्यूट्रोफिल्स क्या है, न्यूट्रोफिल्स दैट गेट स्टेन वीकली बाय द acidic as well as alkaline stain or basic stain. Nucleus is many lobed and it is most numerous of all, 60 to 65%. Okay, and it is phagocytic. Phagocytic means it engulf the foreign body or any bacteria, virus जो भी हमारी बॉडी पे अटैक करेगा। क्लियर, तो ये सारा आपको समझ आया। तो जब हम पढ़ते हैं ना TLC में मतलब हमें टोटल ल्यूकोसाइट पता चलता है बॉडी के अंदर, और DLC के अंदर डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी कि लिम्फोसाइट कितने हैं, मोनोसाइट कितने हैं, इओसिनोफिल्स कितने हैं, बेसोफिल्स कितने हैं, न्यूट्रोफिल्स कितने हैं, ये पूरा डिटेल आ जाएगा। उससे डॉक्टर को ये पता चल सकेगा कि हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन है वो उसका कारण क्या है। आर यू गेटिंग? तो ये टेबल आपने बहुत अच्छे से करना है, बहुत डिटेल में है ये, और इसके अंदर आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इसमें मिलेगा। दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विद द डायग्राम्स यू शुड डू। ओके।
next important part, that is the thrombocyte. This is the last formed element of the blood. blood के अंदर हमने दो पार्ट पढ़े थे ना, प्लाज्मा एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट. फॉर्म्ड एलिमेंट में हमने पहला पढ़ा था आरबीसी, दूसरा पढ़ा डब्ल्यूबीसी, तीसरा है ब्लड प्लेटलेट्स जिन्हें हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट. पहले हमने क्या कहा था, एरिथ्रोसाइट, फिर हमने कहा ल्यूकोसाइट, देन इट्स थ्रोम्बोसाइट. थ्रोम्बोसाइट्स जो ब्लड प्लेटलेट है, एक्चुअली दीज आर द सेल फ्रेगमेंट एंड देयर नंबर इज लेस देन आरबीसी बट मोर देन डब्ल्यूबीसी. एंड ब्लड कंटेन अराउंड मीन्स 1,50,000 to 3,50,000 millimeter cube of platelets, and the formation of this platelets, that is called thrombopoiesis. बनने को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोपोइसिस. और इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस, और डिक्रीज इन प्लेटलेट, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. ये वैसे ही टर्म्स हैं जैसे हमने एरिथ्रोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया पढ़ा था, वैसे ही थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब डिक्रीज होना और थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब इंक्रीज होना. जब हम शेप की बात करते हैं तो इरेगुलर सेल फ्रेगमेंट्स हैं, राउंडेड और डिस्क लाइक हैं, दे आर कलरलेस. लाइफ स्पैन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अबाउट अ वीक. और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, दे आर फ्लैट नॉन न्यूक्लिएटेड फ्रेगमेंट, फ्यू सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट एंड दे हैव द बेसोफिल ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट in them and bounded by a membrane. Okay, and when we talk about the functions of thrombocytes, very important function I am going to tell you, that is release the platelet factor thromboplastin. और ये platelet factor क्या करता है, it help in the formation of blood clot. आपको मैंने बताया था ना, जब इंजरी होती है तो ब्लड रिलीज होता है, तो लेकिन उससे क्या होता है कि ब्लड क्लॉट कर जाता है, रोक देता है ब्लड के ओवरफ्लो को, है ना. तो दैट प्लेटलेट फैक्टर आर रिलीज बाय द ब्लड प्लेटलेट. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ब्लड. इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, दैट व्हाट इज द intracellular, extracellular and transcellular fluid. Then we have discussed about the blood, what is plasma, what are its function. Then formed element, I discussed about the RBC, WBC and platelet, what are their functions. In detail I have told you about the different structures of the different cells and what are their different roles. Thank you. Stay home, stay safe. Thank you.